आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो बहादुरी, त्याग और एक बहुत गहरे लंबे सन्नाटे की है। ये कहानी है भारत के सबसे जांबाज जासूसों में से एक की, जिसकी जिंदगी एक पहेली थी और जिसका अंत एक बहुत बड़ी त्रासदी। ये सवाल ही अपने आप में कितना बड़ा है ना, कि कोई अपना नाम, अपनी पहचान, अपना पूरा का पूरा वजूद ही कैसे मिटा सकता है। और इसका जवाब है, जब बात देश की सेवा की हो, तब एक इंसान को चुना जाता है, उसे एक नया नाम, एक नई पहचान और एक नया देश दिया जाता है। और ये कहानी ऐसे ही एक हीरो की है, रविंद्र कौशिक की। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। और शुरुआत होती है एक बहुत ही पावरफुल नाम से, ब्लैक टाइगर। और सुनिए, ये कोई ऐसा वैसा नाम नहीं था। ये नाम उन्हें किसी और ने नहीं, बल्कि खुद भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया था। ब्लैक टाइगर, सोचिए, ये सिर्फ एक कोड नेम नहीं था, ये एक पहचान थी। ये खिताब रविंद्र कौशिक की हिम्मत और उनकी कामयाबी का प्रतीक था, जो उन्हें पाकिस्तान के अंदर भारत के जासूस के तौर पर उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस के लिए मिला था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक आम सा लड़का, एक थिएटर आर्टिस्ट, इतना बड़ा जासूस बना कैसे? उनकी ये यात्रा एक स्टेज के कलाकार से लेकर एक खुफिया एजेंट तक कैसे पहुंची, ये अपने आप में एक बहुत ही अनोखी कहानी है। ये बात है 1973 की। एक 21 साल का नौजवान था रविंद्र कौशिक, जो थिएटर में अपनी एक्टिंग से कमाल कर रहा था। और बस उनकी इसी कला पर नजर पड़ी भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की। अधिकारियों को उनमें एक जासूस बनने की वो सारी काबिलियत दिखी जो उन्हें चाहिए थी। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये असलियत है। अगले 2 साल तक जो हुआ, उसने रविंद्र कौशिक को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उन्हें पाकिस्तानी लहजे में उर्दू सिखाई गई, इस्लाम और कुरान की तालीम दी गई, यहाँ तक कि उन्हें सर्कमसिजन भी करवाना पड़ा। भारत में उनके सारे सरकारी रिकॉर्ड मिटा दिए गए और इस तरह रविंद्र कौशिक का वजूद खत्म हो गया और जन्म हुआ नबी अहमद शाकिर का। तो ये जो पूरी ट्रांसफॉर्मेशन हुई, ये कितनी कामयाब रही, चलिए देखते हैं। रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तान में रहते हुए भारत के लिए वो कर दिखाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। 1975 में वो पाकिस्तान पहुंचे और वहां पहुंचकर नबी अहमद शाकिर ने अपनी पहचान को इस कदर अपनाया कि किसी को शक तक नहीं हुआ। उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली और फिर पाकिस्तानी सेना में एक कमीशन्ड ऑफिसर बन गए। और यहीं से उनका सबसे ज़रूरी काम शुरू हुआ। 1979 से 1983 के बीच उन्होंने भारत को इतनी अहम खुफिया जानकारी भेजी कि वो देश के सबसे कीमती एसेट बन गए। अब आप सोचिए, उनकी भेजी हुई इन्फॉर्मेशन कितनी ज़रूरी थी, चाहे वो पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट्स की खबर हो या उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी खुफिया जानकारी। कौशिक की रिपोर्ट्स ने भारत को हमेशा एक कदम आगे रखा। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि उनकी दी हुई वार्निंग्स की वजह से हजारों भारतीय सैनिकों की जान बची। लेकिन कहते हैं ना, हर अच्छी कहानी में एक मोड़ आता है, और कौशिक की कहानी का मोड़ बहुत ही दर्दनाक था। एक ऐसा मोड़ जहां उनकी सालों की मेहनत एक झटके में खत्म हो गई। और सबसे दुख की बात जानते हैं क्या है? क्या है? उनकी पकड़ के पीछे उनकी अपनी कोई गलती नहीं थी। ये उनकी अपनी ही एजेंसी रॉ की एक बहुत बड़ी एक जानलेवा भूल थी। तो हुआ क्या था? देखिए, कौशिक एक मंझे हुए, हाईली ट्रेन्ड जासूस थे, जो 8 साल से पाकिस्तान में किसी के पकड़ में नहीं आए थे। लेकिन एक दूसरे कम ट्रेन्ड एजेंट को, जिसका नाम था इनायत मसीह, उनसे कांटेक्ट करने के लिए भेजा गया और वो पाकिस्तान में घुसते ही पकड़ लिया गया। बस इंटेरोगेशन के दौरान उसने कौशिक की असली पहचान बता दी। सितंबर 1983 में कौशिक को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद जो हुआ, उसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। सियालकोट के एक इंटेरोगेशन सेंटर में उन्हें 2 साल तक भयानक टॉर्चर किया गया। लेकिन कौशिक का असली इम्तिहान तो अब शुरू होना था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें उस देश ने ही भुला दिया जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। जेल से उन्होंने चोरी छिपे एक खत अपने परिवार को भेजा था, और उस खत में उनका दर्द साफ झलकता है। उन्होंने पूछा था, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? पूरे 18 साल, सोचिए, 18 सालों तक उनका परिवार भारत सरकार से मदद की भीख मांगता रहा। उनके खतों का जवाब बस एक खामोशी से मिलता था। और इस खामोशी के बदले में सरकार ने उनके परिवार की मदद के लिए क्या दिया? सिर्फ 500 रुपए महीना।
एक ऐसे इंसान के परिवार के लिए जिसने देश के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। उनका ये एक वाक्य उनकी पूरी बेबसी और दर्द को बयां कर देता है। वो जानते थे कि अगर वो किसी और देश के एजेंट होते तो उनकी सरकार उन्हें बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर देती। तो क्या सरकार के भुला देने से ब्लैक टाइगर की कहानी खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी विरासत आज भी जिंदा है। नवंबर 2001 में पाकिस्तान की एक जेल में टीबी और दिल की बीमारी से उनकी मौत हो गई। ना कोई सरकारी सम्मान, ना कोई श्रद्धांजलि। उन्हें जेल के पीछे ही एक गुमनाम कब्र में दफना दिया गया और भारत सरकार ने आज तक ऑफिशियली उनके बलिदान को स्वीकार नहीं किया है। लेकिन जो काम सरकारें नहीं करती वो अक्सर कहानियां कर जाती हैं। रविंदर कौशिक की जिंदगी पर किताबें लिखी गईं, फिल्में बनी और शायद इसीलिए सरकारी फाइलों में भले ही उनका नाम ना हो, लेकिन लोगों के दिलों में ब्लैक टाइगर की कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक देश की अपने उन गुमनाम हीरो के लिए क्या जिम्मेदारी होती है जिनका वो सबके सामने नाम तक नहीं ले सकता? इस बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है।